बीए भाग तृतीय में हम कार्ल मार्क्स के जीवन चित्रण व उनके सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे। आज कार्ल मार्क्स के वर्ग व वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे। मार्क्स के अनुसार इतिहास में अब तक जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं उनमें संपत्ति का वितरण और समाज का वर्गों एवं श्रेणियों में विभाजन इस बात पर निर्भर रहा है कि समाज में क्या और कैसे उत्पादन हुआ तथा उपज का विनिमय कैसे हुआ। मार्क्स वर्गों का आधार सामाजिक व धार्मिक नहीं मानता। उसके अनुसार तो वर्गों का आधार आर्थिक ही रहा है। वे लिखते हैं, सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयों तथा आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियों दोनों ही हैं। मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा का उल्लेख वर्ग संघर्ष की व्याख्या के दौरान किया है। आपकी मान्यता है कि मानव इतिहास में मानव समूह सदैव ही संघर्षरत रहे हैं। इन संघर्षरत मानव समूह को ही आप वर्ग कहते हैं। रेमंड एरन कहते हैं कि मार्क्स ने वर्ग की कहीं भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की है, किंतु उनकी कुछ विशेषताओं का अवश्य उल्लेख किया है। वर्गों की एक विशेषता यह है कि इनमें प्रमुखतः दो भागों में बांटा जा सकता है, शोषक एवं शोषित, जो कि परस्पर एक दूसरे की विरोधी हैं। इनकी दूसरी विशेषता यह है कि इनकी प्रवृत्ति दो ध्रुवों में केंद्रीकरण की है। इस प्रकार मार्क्स सभी समाजों का विभाजन दो वर्गों में करता है जो परस्पर संघर्ष करते हैं। वर्तमान पूंजीवादी भी इससे मुक्त नहीं है। इसमें भी दो वर्ग हैं, एक बुर्जुआ और दूसरा सर्वहारा। इन वर्गों के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण आर्थिक है। एक वर्ग बुर्जुआ के हाथ में संपूर्ण उत्पादन प्रणाली है और दूसरा इन साधनों से रहित है। मार्क्स द्वारा इन वर्गों के संघर्ष पर अत्यधिक जोर दिया जाने के कारण ही उनके समाजशास्त्र को वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र कहा जाता है। ऐतिहासिक नाटक में और विशेष रूप से पूंजीवाद में ही वर्ग ही प्रमुख पात्र है। वर्ग संघर्ष इतिहास को गति प्रदान करने वाली शक्ति है। मार्क्स की कृति दास कैपिटल के तीसरे खंड के अंतिम अध्याय में, जिसका कि शीर्षक सामाजिक वर्ग रखा गया है, में मार्क्स ने वर्ग की व्याख्या की। इस अध्याय में मार्क्स ने तीनों वर्गों का उल्लेख किया है जो आय के विभिन्न स्रोतों से संबद्ध हैं। साधारण श्रम शक्ति के स्वामी, पूंजी के स्वामी तथा भूस्वामी, जिनके आय के साधन क्रमशः मजदूरी, लाभ एवं भूमि कर है। इस प्रकार वेतनभोगी श्रमिक, पूंजीपति एवं भूस्वामी आधुनिक समाज के तीन बड़े वर्गों का निर्माण करते हैं जो उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था पर निर्भर है। इस प्रकार मार्क्स ने वर्गों की व्याख्या उनकी आर्थिक संरचना के आधार पर की है, जिसके पीछे उसके वैज्ञानिक उद्देश्य रहे हैं। स्वयं मार्क्स ने अंतिम दिनों में लिखा है कि उसने वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा बुर्जुआ इतिहासकारों, विशेष रूप से फ्रांसीसी इतिहासकारों से ली थी, किंतु वर्ग सिद्धांत के बारे में उसके योगदान को निम्नलिखित तीन प्रतिस्थापन के अंतर्गत रखा जा सकता है। वर्गों का अस्तित्व उत्पादन की विकास की कुछ निश्चित ऐतिहासिक अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। वर्ग संघर्ष असंभावी रूप से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की ओर ले जाता है। यह तानाशाही सभी वर्गों के विनाश तथा वर्गहीन समाज की प्राप्ति में एक संक्रमणकालीन अवस्था है।
मार्क्स ने वर्ग संबंधी विचारों से रेमंड एरन ने दो निष्कर्ष निकाले हैं। एक सामाजिक वर्ग वह है जो उत्पादन की प्रक्रिया में एक निश्चित स्थान रखता है। उत्पादन प्रणाली में स्थान के दो अर्थ हैं, एक उत्पादन की तकनीकी की प्रक्रिया में स्थान तथा दूसरा वैधानिक प्रक्रिया के स्थान जो कि तकनीकी प्रक्रिया पर थोपी हुई होती हैं। पूंजीपति जो कि उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, श्रमिकों का संगठन करता भी होता है, वही तकनीकी की प्रक्रिया का स्वामी भी होता है। वैधानिक स्थिति के कारण उत्पादकों के से अतिरिक्त मूल्य भी प्राप्त करता है। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ वर्ग संबंध भी सरल होते जाते हैं। वास्तव में जब आय के दो स्रोत श्रम व लाभ होते हैं तो समाज में केवल दो ही बड़े वर्ग रह जाते हैं, श्रम शक्ति के मालिक श्रम वर्ग तथा पूंजीपति जो कि अतिरिक्त मूल्य को हड़पते हैं। औद्योगिकीकरण में भूमिकर पर आश्रित भूस्वामी वर्ग धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। मार्क्स का मौलिक विचार यह था कि पूंजीवादी समाज में श्रमिकों एवं पूंजीपतियों में अपने अपने स्वार्थों को लेकर टकराव पाया जाता है, जो कि ऐतिहासिक विकास के साथ साथ सरल रूप धारण करता जाता है। मार्क्स समाजों में वर्ग की बहुलता के प्रति भी सचेत थे। मार्क्स वर्ग तथा सामान्य सामाजिक समूहों को एक ही वर्ग नहीं समझने के प्रति भी हमें आगाह करते हैं। मार्क्स ने समाज में केवल दो वर्गों पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग का उल्लेख अपने राजनीतिक व ऐतिहासिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया है। ये दोनों ही वर्ग समाज कैसा होना चाहिए के बारे में परस्पर विरोधी धारणा रखते हैं। उनमें सामुदायिक चेतना और सामान्य इच्छा भी पाई जाती है। उपयुक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि मार्क्स ने वर्ग की तीन धारणा को तीन दृष्टि से देखा: आर्थिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। मार्क्स वर्गों का आधार सामाजिक या धार्मिक नहीं मानते। आपके अनुसार तो वर्गों का आधार आर्थिक ही रहा है।